हाय फ्रेंड्स, इम्परमिसिबल डिडक्शंस में आगे बढ़ते हुए हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें डिस्कस किया था सेक्शन 40 के डिसअलाउंसेस। आज फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जबरदस्त रेलेवेंट एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लेके आए हैं। इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 40A इम्परमिसिबल डिडक्शंस। ओके, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 40A2 40A3। ओके, आओ उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। 40A2 फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, चलो अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, बहुत इंटेलिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पर कोई असेसी है, कौन, लेटेस्ट से रणवीर। ओके, एंड उनके जो है वो आपको बताइए फ्रेंड्स, सपोज उन्होंने एक्टिंग का काम छोड़ दिया, इन्होंने एक्टिंग का काम छोड़ दिया एंड फ्रेंड्स सपोज एडवर्टीजमेंट का बिजनेस शुरू किया। बरोबर समझने का ट्राई करो, इन्होंने एक्टिंग का काम छोड़ के एडवर्टीजमेंट का काम शुरू किया। ओके, रणवीर जी बिजनेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दीपू जी आते हैं इनके पास, कहते हैं रणवीर जी चलो एडवर्टीजमेंट करवाओ तुम्हारे बिजनेस का। रणवीर जी कहते हैं चलो 1 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट कर दो। तो रणवीर जी के लिए क्या हो गया, ये 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर। एंड फ्रेंड्स उनके लिए क्या हो गई ये इनकम, एडवर्टीजमेंट इनकम। बोलो डन। ओके, अभी फ्रेंड्स ईयर एंड होता है, रणवीर के पास और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और भी बिजनेस एक्सपेंडिचर अवेलेबल है। इनका प्रॉफिट होता है लेट अस से 50 lakhs of rupees एग्जांपल के तौर पे। तो फ्रेंड्स आप लगभग बेसिक एग्जाम्स लिमिट आपको पता होगी, तो 10 लाख के ऊपर 30% अट्रैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे 10 लाख के ऊपर जो 40 lakhs हो गए, उनके ऊपर 30% का रेट अट्रैक्ट होने वाला है। अब उनके सामने दीपू जी का लेटर से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो तो और कुछ इनकम हुई नहीं पूरे साल भर में। बहुत ट्राई किया बट उस साल में नसीब में नहीं लिखा होगा, पता नहीं एडवर्टीजमेंट इनकम। तो फ्रेंड्स 1 लाख रुपए का उनका फाइनली प्रॉफिट हो गया फ्रेंड्स। तो 1 लाख रुपए का उनका फाइनल प्रॉफिट। ओके, अभी रणवीर जी को क्या आइडिया आया, बरोबर समझना। ये देखो 2.5 लाख तक को इनकम एग्जम्प्ट है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो ₹2,50,000 इनकम तो एग्जम्प्ट है। तो रणवीर जी ने क्या सोचा कि 1 लाख का एडवर्टीजमेंट जेन्युइन है, 1 लाख का रियल एडवर्टीजमेंट हुआ था, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट इसको दिखा देते हैं 2.5 लाख, 1.5 लाख से इसकी वैल्यू एनहांस कर देते हैं, इसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। सो प्रॉफिट क्या होगा, 1.5 लाख से रिडक्शन आएगा, हो जाएगा कितना 48.5 लाख। फ्रेंड्स 1 लाख लेस होकर 50 लाख रुपीज आया था, एडिशन 1.5 लाख का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में किया। सो यहाँ पे रिडक्शन 1.5 लाख से आया विच इज 48.5 लाख। बोलो क्लियर, चकाचक, ट्रांजेक्शन क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिट जो 1.1 लाख रुपए था वो इंक्रीज हो जाएगा 2.5 लाख एंड ये कितना हो जाएगा, इट वुड बी 2.5 लाख। अब समझ रहे फ्रेंड्स एग्जैक्ट इंपैक्ट क्या है। अभी देखो ये 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स बनने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये 2.5 लाख तो क्या हो जाने वाला है, एब्सोल्युटली एग्जाम। इसके ऊपर 1 भी रुपए का इनकम टैक्स बनने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। अभी आप इसके प्रॉफिट के सामने देखो, इसके टैक्सेशन के सामने देखो, तो इसका टैक्स तो मोरलेस आप चेक करो तो 1.5 लाख का 30% कर देंगे फ्रेंड्स आप, 1.5 लाख का 30%। तो फ्रेंड्स इसका जो भी टैक्स था वो टेंटेटिवली 45,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो डिक्रीज हो गया। बोलो फायदा ही फायदा, पता चला। तो फ्रेंड्स लॉ ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए लॉ ने क्या बोला कि तुम कोई भी पेमेंट रिलेटिव को करोगे ना, तुम कोई भी पेमेंट रिलेटिव को करोगे, वो पेमेंट तुम्हारा जो यहाँ पे क्वांटम वाइज रिफ्लेक्ट होगा, बरोबर समझने का ट्राई करो, ये तुम्हारा जो भी पेमेंट यहाँ पे क्वांटम वाइज रिफ्लेक्ट होगा वो फ्रेंड्स होना चाहिए एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट प्राइस। बरोबर समझने का ट्राई करो वापस एक बार, ये जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे डेबिट हुआ है इन अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कौन सी प्राइस को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए, इट मस्ट बी फेयर मार्केट वैल्यू, इट मस्ट बी फेयर मार्केट प्राइस। बोलो डन। जो भी आपने एक्सेस डिस्क्लोज किया है उसको हम डिसअलाउ कर देंगे, उतना रिडक्शन आपको अलाउ करने वाले नहीं है। मतलब देखो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ
48.5 लाख एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसमें जो भी एक्सेसिव था, जो आपके फेयर मार्केट को लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, 1.5 लाख, उतना यहाँ पे एडिशन कर दिया जाएगा, उतना यहाँ पे डिसअलाउंस हो जाएगा, एंड फाइनली आपकी कितने इनकम हो जाएगी, इट वुड बी 50 lakhs ऑफ रुपीज। वापस एक बार वो 50 के ऊपर, मतलब ये जो पहले 50 था वो वापस एक बार 50 यहाँ पे कवर हो गया। बोलो क्लियर, चकाचक। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 48 आपने जो भी एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव को किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए। जो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है तो उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर ले आएंगे, इट वुड बी व्हाट, लेट अस से यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे इट वुड बी 1 lakhs ऑफ रुपीज। ओके, कितना इंपॉर्टेंट, आप देखो लोग कितने टैक्स टेक्निक्स ढूंढने का ट्राई करते हैं, लोग अलग अलग टैक्स अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने का ट्राई करती है बाय इंसर्टिंग वेरियस इंटरेस्टिंग प्रोविजंस। चेक करो फ्रेंड्स, 48 प्रोवाइड्स दैट where assessee incurs any expenditure, हमारे एग्जांपल को आप ध्यान में रखना, रणवीर incurs expenditure on advertisement in respect of which a payment has been or is to be made to a specified person, so much of the expense, if it is to specified person, मतलब specified का मतलब क्या, रिलेटिव, अभी इतना ध्यान हमको, इट इज रिलेटिव। ओके, तो so much of the expenditure as is considered to be excessive or unreasonable. What amount of expenditure was unreasonable? What amount of expenditure was excessive? It was 1.5 lakhs of rupees. Okay, shall be disallowed by whom? Assessing officer। उतना डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला नहीं है, उतना डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, it will not be eligible, it will not be allowed as what? Deduction। बोलो क्लियर फ्रेंड्स, चकाचक। While doing so, he shall have due regard to the fair market value of the goods or services or facilities for which payment is made, मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। द लेजिटिमेट नीड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी, मतलब क्या वो बिजनेस के लिए खर्चा जरूरी था एंड इंकर किया था, और द बेनिफिट डिराइव्ड और अकरिंग टू द असेसी फ्रॉम सच पेमेंट, क्या उस पेमेंट से हमको कोई रियल टर्म्स में बेनिफिट होगा, क्या उस पेमेंट से हमको रियल टर्म्स में कुछ जेन्युइनली प्रॉफिट होगा और बिजनेस को उसका फायदा होगा, तब जाके वो आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया होगा, एंड वो आपका जो अनरीजनेबल एलिमेंट होगा, आपका जो अनरीजनेबल पोर्शन होगा, उसको हम डिसअलाउ करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको हम डिसअलाउ करने वाले हैं। डन फ्रेंड्स, अभी ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन, फर्स्ट पैराग्राफ एक बार वापस पढ़ने जैसा है। 48 प्रोवाइड्स दैट वेयर असेसी incurs any expenditure in respect of which payment has been made or to be made to friends specified person। now who is specified person, वो मैंने जनरल टर्म्स में आपको बता दिया, रिलेटिव, बट फ्रेंड्स उसका एग्जैक्ट मतलब अलग असेसी के एंगल से हमको देखना होगा। फ्रेंड्स जब बात आती है इंडिविजुअल की, हु वुड बी स्पेसिफाइड पर्सन, तो आंसर आएगा रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल असेसी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया रणवीर एंड दीपिका का, तो इट इज रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। तो फ्रेंड्स देखो ये इंडिविजुअल असेसी है, वो किनको पेमेंट करेगा, यहाँ पे किस एक्सपेंडिचर को डेबिट करेगा, तो इट वुड बी लेट अस से कवर्ड बाय 48 जो भी अनरीजनेबल एक्सेसिव होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो रिलेटिव कौन, पता चला, तो ये रिलेटिव को भी डिफाइन किया है, आप यहां पे चेक कर सकते हो। रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मींस स्पाउस कवर्ड है, ब्रदर कवर्ड है, सिस्टर कवर्ड है, लिनियन एस्केंडेंट मतलब मदर फादर हुए, लिनियन डिस्केंडेंट मतलब क्या हुए, आपके चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल, पता चला। तो फ्रेंड्स वो इंडिविजुअल के स्पाउस कवर्ड, ब्रदर कवर्ड, सिस्टर कवर्ड, लिनियन एस्केंडेंट कवर्ड, लिनियन डिस्केंडेंट कवर्ड, ये लोग कवर हो जाएंगे इनटू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। इनको आप पेमेंट करोगे, जो भी आपका लेटर से फेयर मार्केट वैल्यू के एक्सेसिव होगा, अनरीजनेबल होगा, एक्सेसिव होगा, उतना हम डिसअलाउ करेंगे। फ्रेंड्स इतना डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। क्लियर, डन। चेक करो नेक्स्ट। एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इफ individual has substantial interest in that business, in the business of that person। क्या मतलब, देखो ऐसा हुआ फ्रेंड्स, बिजनेस आपका है, प्लीज बराबर समझने का ट्राई करो, बिजनेस आपका है एंड उसमें मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा यहां पे क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इट इज 20% और मोर, मतलब ये आपके बिजनेस में मेरा 20% और मोर प्रॉफिट में शेयर है, आप समझे। मेरा आप सपोज आपकी कंपनी है, तो मुझे उसमें 20% और मोर वोटिंग पावर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो आपके बिजनेस में जो मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो मैं आपके बिजनेस के लिए क्या बन गया, रिलेटिव। आगे चेक करो। Any relative of individual has substantial interest in the business of that person। समझे आप फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल भी कवर्ड एंड इंडिविजुअल के जो रिलेटिव है, जिसका यहाँ पे जो इंडिविजुअल का यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसके रिलेटिव को भी हम रिलेटिव मान लेंगे। मतलब ये बिजनेस
रिलेटिव को इंडिविजुअल को पेमेंट करें कि उसके रिलेटिव को पेमेंट करें? हम क्या करेंगे 48 अट्रैक्ट करेंगे। जो भी आपने फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर एक्सेसिव पेमेंट किया, अनरीजनेबल पेमेंट किया, उसको हम डिसअलाउ करेंगे, बस उतना डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। फुल क्लियर? ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स। एक छोटी सी बात ऑलवेज ध्यान में रखने की यहाँ पे कि आपने एज अ बिजनेस एंटरप्राइज के आपने एज अ असेसी कोई भी रिलेटिव को पेमेंट किया है जो आपके फेयर मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपके फेयर मार्केट वैल्यू को वो डिस्क्लोज और वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उतना आपको एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउ होने वाला है। जब बात आती है फ्रेंड्स फर्म की, कंपनी की, एचयूएफ की, एओपी की, तो उसके रिलेटिव कौन? जैसे इंडिविजुअल के रिलेटिव तो हमको पता चल चुके हैं, इट इज स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन एस्केंडेंट, लीनियन डिस्केंडेंट एंड इवन लेटर से मैं इंडिविजुअल हूं, आपका बिजनेस है जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो आपके लिए मैं क्या बन जाऊंगा? रिलेटिव। तो फ्रेंड्स ऐसे कंपनी के लिए रिलेटिव कौन, फर्म के लिए रिलेटिव कौन, एचयूएफ एओपी के लिए रिलेटिव कौन? अब जरा चेक करते हैं। एनी डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ द फर्म और मेंबर ऑफ द फैमिली और एसोसिएशन, एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर। वापस एक बार ध्यान से, डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ द फर्म और मेंबर ऑफ फैमिली और एसोसिएशन और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर। मतलब कंपनी के लिए रिलेटिव कौन? उसका डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर्स के रिलेटिव कंपनी के लिए रिलेटिव। आप समझ रहे हो ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी के लिए रिलेटिव कौन? तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड उसके रिलेटिव्स, वो कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे? रिलेटिव्स। पार्टनरशिप फर्म के लिए इट वुड बी लेट अस से पार्टनर्स एंड उनके रिलेटिव्स बन जाएंगे फर्म के लिए रिलेटिव्स। बाद में एचयूएफ के लिए जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो रिलेटिव, उनके रिलेटिव भी यहाँ पे क्या बन जाएंगे? फर्म के रिलेटिव्स। एंड फ्रेंड्स एओपी के जो मेंबर्स होंगे एंड उनके रिलेटिव्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? एओपी के लिए रिलेटिव्स। नेक्स्ट चेक करो। इन केस ऑफ कंपनी असेसी, any individual who has substantial interest in the business or profession of the company or a relative of such individual। ये मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। सपोज आपकी कंपनी है, मैं इंडिविजुअल हूं उसमें, मेरा आपकी कंपनी में 20% और मोर वोटिंग राइट्स है, तो मैं क्या बन गया? आपकी कंपनी के लिए रिलेटिव, एंड मेरे जो रिलेटिव है वो भी क्या बन गया? आपकी कंपनी के लिए रिलेटिव, बिकॉज इट इज कॉल्ड बाय 48। आइदर मुझे जो पेमेंट किया जाएगा, मेरे रिलेटिव को जो पेमेंट किया जाएगा वो एक्सेसिव नेचर का होगा, अनरीजनेबल होगा, उतना हम डिसअलाउ कर देंगे, उसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट चेक करो। एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन in which the company, firm, HUF, AOP or director of the company, partner of the firm, member of family, AOP or any relative of such director, partner, member has substantial interest in the business of that person। सिंपल वर्ड्स में अभी इतना हमारे लेवल के लिए आप ध्यान में रखो फ्रेंड्स कि कोई भी एक्सेसिव पेमेंट आपने रिलेटिव को किया है उतना हम डिसअलाउ करेंगे, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। डन फ्रेंड्स। हमारे एग्जांपल में और हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि फ्रेंड्स देखो, आपने लेटर से सैलरी पे की है रिलेटिव को ₹1 लाख, आपका प्रॉफिट कितना है? लेट अस से 7 lakhs ऑफ रुपीज आपका प्रॉफिट है, एंड आपने जो सैलरी पे की है 1 लाख, उसमें से 30,000 फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर है, 30,000 अनरीजनेबल है, 30,000 एक्सेसिव है। ओके, तो हमको शुरू करना होगा हमारा कैलकुलेशन। फ्रेंड्स 7 lakhs हमारा प्रॉफिट है, ओके, एंड आपकी जो सैलरी है अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 है, उतना डिसअलाउ हो जाएगा, उतना यहां से लेस कर देंगे, तो यहाँ पे इफेक्टिव 70,000 आएगा। ये 70,000 आएगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? उससे प्लस का मतलब यहाँ पे मैं 30,000 को प्लस कर दूंगा, एंड फाइनल मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? इट वुड बी 7,30,000। बोलो क्लियर? डन। तो ये एग्जाम में 110% आने के ब्राइटेस्ट चांसेस है। 48 रिलेटिवली इजी सेक्शन थी, 48 स्लाइट लेंथी सेक्शन है, बट उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा बिकॉज 48 to 43 एग्जाम में आने के ब्राइटेस्ट चांसेस फ्रेंड्स ऑलवेज। डन। 48 एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव डिसअलाउ होने वाला है। नेक्स्ट आएगा 40A3। इसका डिस्कशन आगे मैंने कोई जगह पे किया, आपको याद आ रहा हो तो, जब हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन, जब हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स 35 AD 10,000 के ऊपर जो भी आपका कैश पेमेंट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 43 लेके आई है। और यहाँ पे लिमिट वाज 20,000। फ्रेंड्स जनरल प्रोविजन आपको बताऊं कि 10,000 के ऊपर कोई भी आपने एक्सपेंडिचर का कैश पेमेंट किया, ध्यान से आपने कोई भी एक्सपेंडिचर का 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट किया एक पर्सन को एक दिन में, तो वो कंपलसरी डिसअलाउ हो जाएगा, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। कोई भी 10,000 के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर का पेमेंट होगा वो 3 मोड से ही होना चाहिए, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS। ये 3 मोड के अलावा कोई भी मोड होगा फ्रेंड्स, वी आर सो सॉरी, डिडक्शन आपको इसके ऊपर का अवेलेबल हो सकता नहीं है ऑफ एक्सपेंडिचर। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000
आपके मन में एक बार वापस एक बार छोटी सी बात बता दो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मैं 10,000 का पेमेंट करूंगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट 10,001 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया जो कैश में होगा तो फुल्ली डिसअलाउंस होगा, एक भी रुपए का डिडक्शन आपको अवेल नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। इस चीज का ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू 40A3 वेयर असेसी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर in respect of which payment or aggregate of payment made to a person in a day। फ्रेंड्स ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स है, बरोबर हमको समझना पड़ेगा। वापस एक बार, एक पर्सन को एक दिन में जो आपने पेमेंट किया क्या अग्रीगेट पेमेंट किया वो 10,000 के एक्सेस होगा तो डिसअलाउंस आएगा। चलो बहुत छोटी सी बात, बेसिक बात है पर समझने जैसी है। देखो फ्रेंड्स, अभी सपोज मेरा एक्सपेंडिचर है जिसका पेमेंट मैं आपको कर रहा हूं, ओके मेरा एक्सपेंडिचर है जिसका पेमेंट मैं आपको कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था आपको, एक दिन सुबह 7 बजे मैंने आपको पेमेंट किया 2,000 रुपए का, 8 बजे पेमेंट आपको किया 3,000 रुपए का, 9 बजे पेमेंट आपको किया 7,000 रुपए का, 10 बजे आपको पेमेंट किया 10,000 रुपए का, सारा कैश में किया। बोलो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा? एब्सोल्युटली यस 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 यस, बिकॉज एक दिन में एक पर्सन को पेमेंट के अग्रीगेट पेमेंट आपने जो किया है वो 10,000 को क्रॉस कर देता है, फुल्ली डिसअलाउंस आएगा फ्रेंड्स। ये 2,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000 का फुल्ली डिसअलाउंस आएगा, एक भी सिंगल रुपए का इसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। बोलो ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स इतना? डन। चलो बाद में जबरदस्त बात है वो भी बताता हूं, पर पहले इतना बेसिक समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। वापस एक बार, अकॉर्डिंग टू 40A3 वेयर असेसी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पेमेंट और अग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे। एक दिन में आपने जो भी अलग अलग पेमेंट की है उसका अग्रीगेट करो। अदरवाइज देन लॉ ने क्या परमिसिबल किया? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ ECS, ये 3 मोड ही आपको यूज करने हैं। ये 3 मोड के अलावा कोई मोड आपने यूज किया, लेट अस से कैश, लेट अस से आपका क्रॉस चेक, तो क्या होगा? exceeds rupees 10,000 such expenditure shall not be allowed as what? deduction। we are so sorry, उसका डिडक्शन आपको अलाउ हो सकता नहीं है, फुल्ली डिसअलाउंस है फ्रेंड्स। 12,000 का पेमेंट किया ना तो 12 आउट ऑफ 12 फुल्ली डिसअलाउड, 15 का पेमेंट किया तो 15 आउट ऑफ 15 फुल्ली डिसअलाउड, एक सिंगल रुपए का डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। The provision applies to all category of expenditure involving payment for goods और सर्विसेज विच आर डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। मतलब सारे मोड्स के लिए ये प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है फ्रेंड्स आपके लिए, ध्यान से। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 32,000 incurred by X Limited, 4 cash payments of rupees 8,000 are made on a particular day to one Mr. Y। एक ही पर्सन को X Limited ने पेमेंट किया है 4 बार, 8,000 8,000 8,000 8,000, तो 8 into 4 आप करेंगे, इट वुड बी 32,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। एक दिन में कैश पेमेंट आपने कर दिया, ओके। 1 in the morning, 1 in the noon, 1 at 3 PM and 1 at 6 PM, तो 4 पेमेंट अकॉर्डिंगली आपका डिवाइड हुआ है। आई थिंक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एकदम सिंपल। एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 32,000 वुड बी व्हाट? डिसअलाउड अंडर 40A3। एक सिंगल रुपए का डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है, सिंस अग्रीगेट ऑफ कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ डे टू मिस्टर वाई एक्सीड्स व्हाट? रुपीज 10,000 फ्रेंड्स, फुल डिसअलाउंस। 32,000 आउट ऑफ 32,000 एक रुपए का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये फुल्ली डिसअलाउ होगा, एक सिंगल रुपए का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। बोलो क्लियर? चकाचक। चलो नेक्स्ट आप चेक करो। कैश पेमेंट in excess of rupees 10,000 deemed to be income of the subsequent year। क्या गजब पॉइंट। If expenditure has been allowed as deduction in any previous year on due basis। गजब 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 बात। देखो फ्रेंड्स, हमें ना फ्रेंड्स आगे मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम PGBP में 2 सिस्टम फॉलो कर सकते हैं अकाउंटिंग की, कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स समझो, मैंने मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो की है अकाउंटिंग की, ये बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मर्केंटाइल सिस्टम इज फॉलोड बाय मी, अक्रूवल सिस्टम इज फॉलोड बाय मी। तो फ्रेंड्स मैंने कोई मेरे बिजनेस के लिए एग्जांपल के तौर पे लेटर से कोई मैंने सैलरी बुक की थी, पे नहीं की है, मैंने सैलरी पे नहीं की है, मैंने सैलरी को खाली बुक किया है। कितनी सैलरी बुक की है? लेटर से 70,000। इट इज सैलरी ड्यू विच इज जिसके मैंने एंट्री क्या पास की होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट क्रेडिट, अकॉर्डिंगली मैंने उसका बुकिंग किया है। ये सैलरी का मैंने एक्चुअल पेमेंट नहीं किया, ओके। तो फ्रेंड्स ये था प्रीवियस ईयर 1920
का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें मेरी सैलरी ड्यू कितनी थी, इट वाज 70,000 जिसको मैंने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स पता है, मतलब देखो ये मेरा प्रॉफिट होगा, एग्जांपल के तौर पे से मेरा प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं 7070 lakhs ऑफ रुपीज मेरा प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स ये 70,000 का डिडक्शन तो उसमें से मिल चुका होगा, बिकॉज इसका मैंने अभी तो कोई एक्चुअल पेमेंट किया नहीं। अब समझे, अभी तो मैंने उसका कोई एक्चुअल पेमेंट किया ही नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरा जो भी लेटर से पेमेंट है उसका डिडक्शन तो मैंने 70 lakhs में से क्लेम कर दिया होगा। मतलब ये जो 70 lakhs है इट इज आफ्टर डिडक्टिंग ₹70,000, उसमें तो कोई चिंता नहीं है। अभी फ्रेंड्स सब्सिक्वेंट ईयर आया विच वॉज व्हाट, प्रीवियस ईयर 2021। अभी देखो मैंने क्या एंट्री पास की होगी जब मैंने इसको बुक किया होगा, इट इज फ्रेंड सैलरी एक्सपेंडिचर डेबिट टू सैलरी पेएबल। ओके, ये सैलरी जो मेरी है वो यहाँ पे मैंने डेबिट कर दी है, एंड ये सैलरी पेएबल है वो मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी से डिस्क्लोज हुआ होगा। आप समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सैलरी जो मैंने डेबिट की है इट इज ये सैलरी, एंड जो सैलरी पेएबल है वो मैंने लायबिलिटी से डिस्क्लोज कर दी होगी। अब इतना समझ रहे हो? ओके, अभी नेक्स्ट 2021 में ये जो सैलरी पेएबल थी वो मैंने कैश में पे कर दी। अभी ये 70,000 का डिडक्शन तो मैं क्लेम करके बैठा हूं। प्रीवियस ईयर 1920 में जब मैंने प्रॉफिट्स को कंप्यूट किया फ्रेंड्स, ये तो 70 लाख रुपीस का मेरा प्रॉफिट आया, वो 70,000 की डिडक्शन के बाद ही आया हुआ है। अलग अलग इनकम की इंफॉर्मेशन होगी, अलग अलग एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन होगी, वो सारा कंसिडर करने के बाद ही मेरे पास फाइनल अमाउंट जो आई है इट इज व्हाट, 70 lakhs। तो फ्रेंड्स इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में जब प्रीवियस से 2021 की बात आएगी, ध्यान से जब प्रीवियस से 2021 की बात आएगी, मैंने ये सैलरी को एक्चुअल बेसिस के ऊपर पे कर दिया, बट जो मैंने मोड इस्तेमाल किया था इट वाज कैश विच वाज व्हाट, 70,000। बट मुझे तो जलसा इस बात का है कि मैंने ये 70,000 तो ड्यू बेसिस के ऊपर प्रीवियस ईयर 1920 में क्लेम कर दिया है। ये पता चला क्या हुआ, प्रीवियस ईयर 1920 में पूरा 70,000 का डिडक्शन मैंने तो क्लेम कर दिया है ऑन ड्यू बेसिस, ऑन अक्रूवल बेसिस। मुझे तो मजा पड़ गई, मेरा ये कैश वाला पेमेंट बच गया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता चल रहा है क्या हुआ, मैंने प्रीवियस ईयर 1920 में इसका डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर दिया है अक्रूवल बेसिस के ऊपर, एंड सब्सिक्वेंट ईयर में मैं कैश पे कर रहा हूं, तो सब्सिक्वेंट ईयर में मैं डिडक्शन थोड़ी क्लेम कर रहा हूं। सब्सिक्वेंट ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में मैं तो मेरी लायबिलिटी को खाली डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। मेरी जो लायबिलिटी थी 70,000 की उसको तो मैं खाली डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। ये डिडक्शन तो मैंने प्रीवियस 1920 में क्लेम कर दिया है। तो कहता है इंटेलिजेंट मगज है तुम्हारा। मैंने बोला हाँ, तो बोला चल आजा बेटा, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 डीम्ड टू बी इनकम। बाप रे बाप, क्या हो गया देखो, डीम्ड टू बी इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इफ एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर ऑन ड्यू बेसिस। मतलब जिस साल में आप लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो इन कैश, उसके पहले जो आपने उसका डिडक्शन ड्यू बेसिस के ऊपर, उसके पहले के ईयर में कोई भी ईयर में आपने उसका डिडक्शन ड्यू बेसिस के ऊपर, अक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम कर दिया है, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में, ध्यान से सब्सिक्वेंट ईयर्स में जब आप उसको पे कर रहे हो वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम। सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो क्या हो जाएगी, आपकी इनकम। चेक करो वापस एक बार, कैश पेमेंट मेड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 डीम्ड टू बी इनकम, उसको इनकम मान लो of the subsequent year if expenditure has been allowed as deduction in any previous year on due basis. Check करो friends. In case assessee following mercantile system of accounting, if an expenditure has been allowed as deduction in any previous year on due basis, मतलब 1920 में 70,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर ड्यू बेसिस के ऊपर, अक्रूवल बेसिस के ऊपर मैंने क्लेम कर दिया था, and payment has been made in subsequent year otherwise than by account pay check, account pay draft or use of ECS, so bank account, then payment so made shall be deemed to be income of subsequent year if such payment or aggregate payment made to a person in a day exceeds what, ₹10,000। तो फ्रेंड सब्सिक्वेंट ईयर में वो क्या मान ली जाएगी, मेरी इनकम। सब्सिक्वेंट ईयर में मुझे उसको इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। जिस समय मैंने उसका पेमेंट किया कैश में एक पर्सन को एक दिन में 10,000 को ऊपर, तो वो मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम। बोलो डन। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, सपोज मैंने 70,000 को ऐसे 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7 बार बोला मैंने, ये 10,000 का पर डे मैंने पेमेंट किया होता तो इसका डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज ये 70,000 जो मैंने डेबिट किए हुए हैं वो मेरा अक्रूवल बेसिस के ऊपर है। एक साथ एक पर्सन को एक दिन में मैं वन स्ट्रोक 70,000 का पेमेंट कर दूंगा तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, बट स्टेप बाय स्टेप 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे मैं 7 दिन में उसको पेमेंट करूंगा, तो फिर डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज माय पेमेंट
to a person in a day or aggregate payment to a person in a day does not exceed rupees 10,000. तो डेफिनेटली मैं ऐसा कर सकता हूं कि फ्रेंड्स 10 10 10 10 10 10 10 अकॉर्डिंगली पेमेंट करूं तो मुझे डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो फ्रेंड्स। इंक्रीज बहुत ध्यान से फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखना है। आईसीआई ने मेरी एग्जाम में इसको पूछा था, गलती ना हो जाए आपसे, ध्यान से। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ कैश पेमेंट वेयर पेमेंट इज मेड टू हुम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। फ्रेंड्स देखो, दिस लिमिट ऑफ रुपीज 10,000 हैज बीन रेज्ड टू रुपीज 35,000। ये जो हमारे पास 10 की लिमिट थी वो इंक्रीज होके हो जाएगी फ्रेंड्स 35,000। कब हो जाएगी 35,000? In case of payment made to a transport operator for applying, hiring, leasing goods carriage। फ्रेंड्स मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई जीटीए को मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अपॉइंट करता हूं एंड वो जीटीए को जो भी मैं पेमेंट करूंगा फॉर माय ट्रांसपोर्ट उसको बोलेंगे अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरियज। मैंने उसका ट्रक रेंट पे लिया, लीज पे लिया, उसको जो भी मैं पेमेंट करूंगा कैश में, तो उसके लिए हमारे पास इंक्रीज लिमिट अवेलेबल है विच इज 35,000। नॉर्मल लिमिट हमारे पास फ्रेंड्स रुपीज 10,000 की अवेलेबल है, बट इफ इट इज पेमेंट टू जीटीए इन रिलेशन टू अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरियज, ये लिमिट आपकी इंक्रीज होके हो जाएगी 35,000 इंस्टेड ऑफ जस्ट व्हाट 10,000। क्लियर? डन? ध्यान में रेफरेंस इतना। देयरफॉर पेमेंट और aggregate of payment up to rupees 35,000 in a day can be made to a transport operator otherwise than by account pay check, account pay draft, use of ECS through bank account. In all other case, limit would continue to be what? Just rupees 10,000. फ्रेंड्स आपके ध्यान में रहे, मेरी एग्जाम में पूछा था ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है। मेरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 35,000 रुपीज का, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमको ऑलवेज ध्यान में रखने होंगे जिसमें हम छोटी सी गलती ना कर दे। फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपको बताया है, आज वापस एक बार आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन आपको नहीं पता होगा ना, ऐसा नहीं होगा, वो पता ही होगा, मन में फिट ही होगा, मन में अंडरस्टैंडिंग उसका क्रिएट हो ही गया होगा। खाली आपको उसको परफेक्ट क्वेश्चन में कनेक्ट करना है। एंड वो कनेक्ट कैसे होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप खुद से ट्राई करोगे तब। ओके, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने वो प्रोविजन आपको कनेक्ट होते जाएंगे, वो आपका प्रोसीजर मगज में सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, लाइफ टाइम बाद में काम आएगा फ्रेंड्स आपको। डन? तो फ्रेंड्स हमारे पास दो लिमिट, वन इज रुपीज 10,000 जो जनरल लिमिट है, एंड फ्रेंड्स इन केस ऑफ जीटीए अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरिज लिमिट कितनी हो जाएगी 35,000। इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। चेक करो। हाँ, अभी कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं। जनरल फ्रेंड्स हमने पढ़ ली है ऐसा कि एक्सपेंडिचर का 10,000 के ऊपर हमने एक पर्सन को एक दिन में, कि अग्रीगेट पेमेंट एक पर्सन को एक दिन में हमने किया होगा 10,000 के ऊपर, तो फ्रेंड्स फुल्ली डिसअलाउंस, एक रुपए का डिडक्शन हमको नहीं अवेलेबल होगा। इन केस ऑफ जीटीए लिमिट इज रुपीज 35,000, बट सर्टेन केस में ये एक्सेप्शन, सर्टेन केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में उसके एक्सेप्शन है। इट इज रूल 6DD जो भी आपको याद रखना होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया था। 40A2 40A3 एग्जाम के लिए गजब 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 रेलेवेंट फ्रेंड्स। केसेस, सर्कमस्टेंसेस इन विच पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट एक्सीडिंग रुपीज 10,000 मे बी मेड टू अ पर्सन इन अ डे। कर सकते हो, कोई चिंता नहीं, एक्सेप्शन उसका। अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS थ्रू बैंकिंग अकाउंट। ओके, मतलब ये उसके एक्सेप्शंस हैं। आप बोल सकते हो इट इज फ्रेंड्स एक्सेप्शंस टू सेक्शन 40A3। क्लियर? तो क्या क्या उसके एक्सेप्शन है, कितने एक्सेप्शन है वो एक बार देख लो फ्रेंड्स, तो पता चलेगा। A, B, C, लास्ट ही बता दो फ्रेंड्स, आपको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे I तक के H, I, J, K, L तक एक्सेप्शन है, मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L उसके 12 एक्सेप्शंस है। मतलब अलग अलग 12 सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये 12 सिचुएशन में आपका पेमेंट भले कैश में हो, एक पर्सन को एक दिन में नहीं फर्क पड़ेगा, नो डिसअलाउंस विल बी देयर। बच गए फ्रेंड्स, अब 43 आपको अट्रैक्ट नहीं होगा। अब 43 के एक्सेप्शन से और इनएडमिसिबिलिटी से बच जाओगे उतना आपको फायदा हो जाएगा। देन क्या है देखो फ्रेंड्स, उसका बेसिक एज पर दिस रूल, मतलब रूल 6DD, no disallowance under 40A3 shall be made and no payment shall be deemed to have been profits and gains of business or profession under 40A3 है। जो मैंने बताया ना, पहले ड्यू बिजनेस के ऊपर आपने उसको डेबिट कर दिया होगा, सब्सिक्वेंट ईयर में उसको आप कैश में पे कर रहे हो तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
where a payment or aggregate payment made to a person in a day otherwise than by account pay check, account pay draft or use of ECS through bank account exceeds rupees 10,000 in cases and circumstances which are specified here under। जो हमने डिस्कस किया अलग अलग 12 केसेस को हम डिस्कस करेंगे जिसमें भले आपका पेमेंट एक पर्सन को एक दिन में कि अग्रीगेट पेमेंट एक पर्सन को एक दिन में 10,000 को क्रॉस करता हो, मेक्स नो डिफरेंस, इट विल बी डेफिनेटली इट विल बी अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन। इसका डेफिनेटली बेसिस के ऊपर आप क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन। देन नंबर ए फर्स्ट, कौन से केस में ये पेमेंट आपका डिसअलाउ नहीं होगा? वेयर पेमेंट इज मेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी बैंकिंग कंपनी, मतलब आपने आरबीआई को पेमेंट किया है, आपने बैंक को पेमेंट किया है तो डिसअलाउंस नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडरी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड्स आप इसको समराइज करके ऐसा याद रख सकते हो कि बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एग्रीकल्चर और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये दो तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बैंक एंड एलआईसी को, मतलब इंक्लूडिंग आरबीआई ऑल्सो, बैंक एंड एलआईसी को आप कैश पे करोगे एक दिन में, अग्रीगेट पेमेंट भले 10,000 को क्रॉस करता हो फर्क नहीं पड़ता, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज हर एक पॉइंट मायने रखते हैं फ्रेंड्स। डन। तो फर्स्ट, आरबीआई को आपने पेमेंट किया, बैंक को आपने पेमेंट किया, एलआईसी को आपने पेमेंट किया, देयर विल बी नो डिसअलाउंस, 1 रुपए का डिसअलाउंस यहां पे आने वाला नहीं है। नंबर बी आप चेक करो, वेयर पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय इट, सच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर। तो देखो फ्रेंड्स, आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो तो उसका डिसअलाउंस आने वाला नहीं है। ओके, तो पहले बैंकिंग कंपनी को और बैंक को आपने पेमेंट किया, एलआईसी को आपने पेमेंट किया, देयर इज नो डिसअलाउंस, चलेगा 10,000 के ऊपर बिंदास कैश में पेमेंट करो, बैलेंस चेक से पेमेंट करो, फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को आपने पेमेंट किया होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट आप चेक करो, वेयर पेमेंट इज मेड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज्ड थ्रू अ बैंक, मतलब इसको बोलेंगे एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, बुक एडजस्टमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मस्त समझाता हूं फ्रेंड्स आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फ्रेंड्स आगे तो देखो क्या बोला इन लोगों ने, 3 मोड ही चलेंगे, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस। तो उसके अलावा भी जो मोड है जो बैंक के थ्रू रोटेट होते हैं और बैंक के थ्रू अवेलेबल होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करने का ट्राई किया। तो मैं फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पे बोल सकता हूं कंक्लूजन, इफ इट इज थ्रू अ बैंकिंग चैनल और इट इज थ्रू अ बैंकिंग सिस्टम तो भी चलेगा। देखो, एलओसी थ्रू अ बैंक, मेल टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम एनी अकाउंट इन अ बैंक टू एनी अदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक, मतलब बैंक टू बैंक आपने ट्रांसफर किया। बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल ओनली टू अ बैंक एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड इज अगेन व्हाट, अ बैंक। पता चला? तो फ्रेंड्स ऐसा यहां पे बोल सकते हैं, इफ इट इज थ्रू अ बैंकिंग चैनल तो फ्रेंड्स वो आपको डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। हाँ, ये अकाउंट पे चेक नहीं है, अकाउंट पे ड्राफ्ट नहीं है, यूज ऑफ ईसीएस नहीं है, बट ये अलग अलग बैंकिंग मोड के थ्रू ही आपने पेमेंट किया है तो चलेगा फ्रेंड्स। इट इज एज गुड एज अपने लेटर से बैंकिंग के थ्रू ही आपने पेमेंट किया है फ्रेंड्स, इट इज बैंकिंग चैनल, देयर विल बी नो डिसअलाउंस। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बैंक को पेमेंट किया, एलआईसी को पेमेंट किया, नो डिसअलाउंस, गवर्नमेंट को पेमेंट किया, नो डिसअलाउंस, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट किया जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अलग अलग जो भी एलओसी, बाद में मेल टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बाद में लेटर से बिल ऑफ एक्सचेंज, अलग अलग मोड्स आपने इस्तेमाल किए, देयर विल बी नो डिसअलाउंस इन दिस सिचुएशन। नंबर डी चेक करो, where payment is made by way of adjustment against amount of any liability incurred by pay for any goods supplied or services rendered by assessee to such pay। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग, समझाता हूं ध्यान से। चलो फ्रेंड्स अभी समझो इसमें क्या होगा एग्जैक्टली। अभी देखो फ्रेंड्स, स्मिथ है असेसी, मुझे उनको पेमेंट करना था। ओके, उन्होंने मुझे कोई गुड्स का सप्लाई किया होगा, कोई सर्विस का सप्लाई किया होगा, कोई रीजन से मुझे उनको पेमेंट करना था। ओके, तो बैलेंस शीट में उनकी इंपैक्ट क्या आएगी, जो मुझे उनको पेमेंट करना है, इट इज माय लायबिलिटी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लायबिलिटी सेट उसको मैंने 10 लाख के तौर पे डिस्क्लोज किया था कि मुझे उनको पेमेंट करना है। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, उनको कोई गुड्स के सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो गुड्स के सर्विसेज मैंने उनको सप्लाई की। आप समझ रहे हो, आई एम सप्लाइंग सम गुड्स और सर्विसेज टू हर, तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, अभी मैंने उनको सप्लाई किया तो वो मेरी असेट बन गई। एंट्री क्या पास करूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझा फ्रेंड्स। तो 10 लाख रुपए का वो मेरा क्या हो गया, असेट।
जो मैंने उनको गुड्स का सर्विस का सप्लाई किया, उससे 10 लाख रुपीज की मेरी असेट क्रिएट हो गई, 10 लाख रुपीज की मेरी असेट जनरेट हो गई। तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूंगा, एक एंट्री पास करूंगा जो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बिकॉज ना मुझे अभी उनको एक भी रुपए का पेमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये 10 लाख क्रॉस हो जाएंगे, ये 10 लाख के क्रेडिटर जो यहां पे थे वो डेबिट हो गए, तो 10 लाख के डेटर यहां पे थे वो क्या हो गए, क्रेडिट। तो मुझे सिंगल रुपए का पेमेंट करने की अभी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन। अभी आप चेक करो ये पेमेंट कैसे हुआ, अदर देन अकाउंट पे ही चेक, अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट, अदर देन यूज ऑफ ईसीएस। तो उन्होंने क्या बोला, ये तो बुक एडजस्टमेंट है तो चलेगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन। तो आप उनको पेमेंट करना चाहते थे और वो आपकी लायबिलिटी थी 10 लाख रुपए की, वो आप कोई गुड्स के सर्विस का सप्लाई करके सेट ऑफ कर रहे हो, तो फ्रेंड्स वो भी चलने वाला है। इट इज अगेन नॉट, इट विल नॉट अटेंड अगेन व्हाट, डिसअलाउंसेस। चेक करो फ्रेंड्स, where payment is made by way of adjustment against amount of any liability incurred by pay for any goods supplied or services rendered by assessee to such pay। assessee क्या करेगा, पे को कोई गुड्स का सप्लाई करेगा, कोई सर्विसेज का सप्लाई करेगा, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा फ्रेंड्स, उसका पेमेंट हो जाएगा, तो उसके लिए कोई डिसअलाउंस अलाउ होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स उसको बोलेंगे बुक एडजस्टमेंट्स। ओके, तो इस चीज के ऊपर आपका डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ओके, चलो हमने क्या सीखा, 10,000 के ऊपर एक पर्सन को एक दिन में आपको पेमेंट नहीं करना है, और करना है तो इट हैज टू बी बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस। ओके, ये 3 मोड के अलावा कोई मोड से आपको उनको पेमेंट नहीं करना है। जो कर दिया तो फुल्ली डिसअलाउंस हो जाएगा, एक सिंगल रुपए का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। उसके कुछ हमारे वहां पे फ्रेंड्स एक्सेप्शंस है, विच इज जिसमें से पहला देख सकते हो, इट इज पेमेंट टू आरबीआई और पेमेंट टू बैंकिंग कंपनी और पेमेंट टू एलआईसी, इसमें कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, मैंने पेमेंट गवर्नमेंट को किया तो भी डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, मैंने पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू किया तो भी कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई बुक एडजस्टमेंट से मैंने पेमेंट किया, मतलब मैंने उनको गुड्स का सप्लाई कर दिया, सर्विस का सप्लाई कर दिया, एंड बुक एडजस्टमेंट से मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया, तो भी उसके लिए डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, आप चेक कर सकते हो। वेयर पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, तो मैं कोई भी चीज फार्मर से परचेज करने के लिए जा रहा हूं, उसको चेक दूंगा, तो फ्रेंड्स उसके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बैंक अकाउंट ना हो, तो वो कैसे उसको डिपॉजिट करेगा, और पूरा सिस्टम एकदम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज करने के लिए गए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस परचेज करने के लिए गए तो चलेगा, उसमें फ्रेंड्स आपको लेटर से कैश फॉलो कर सकते हो। और 3 मोड जो हमारे थे जो फेमस है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस, इसके अलावा भी कोई मोड होगा तो चलने वाला है मेजॉरिटी कैश फ्रेंड्स। डन। बाद में चेक करो, प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंडरी इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, मीट, हाइड, स्किन्स, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग। वापस एक बार एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड ही है फ्रेंड्स। लाइव स्टॉक मतलब मैं एनिमल्स को परचेज करने के लिए गया, बाद में उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, मीट, हाइड, स्किन्स, डेयरी प्रोडक्ट में परचेज करने के लिए गया, तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में तो उनको कैश पेमेंट करूंगा तो चलेगा। नेक्स्ट आप चेक करो, फिश और फिश प्रोडक्ट्स। लेटर से मैं फिशरमैन के पास गया, अभी फ्रेंड्स लेटर से मैं दरिया किनारे के पास जाता हूं एंड फिशरमैन को लेटर से फिश परचेज करने के लिए चेक देता हूं, तो वो वायबल नहीं है फ्रेंड्स, उसको कैश चाहिए पूरे अपने जो भी रूटीन एक्सपेंडिचर होंगे उनको कवर करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में कैश सिस्टम चलने वाला है और कैश पेमेंट चलने वाला है। नेक्स्ट आप चेक करो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर, इसमें भी आप कैश पेमेंट करेंगे तो चलेगा। एंड लास्ट आप चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट, टू द कल्टीवेटर, ग्रोवर, प्रोड्यूसर ऑफ सच आर्टिकल, प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा ध्यान रखो फ्रेंड्स कि एग्रीकल्चर के लिए, सुना केयरफुली, एग्रीकल्चर के लिए के लेटर से आप एनिमल हस्बेंडरी के लिए, मतलब एनिमल के जो भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए आप जो भी कैश पेमेंट करेंगे तो उसमें कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स अभी इसमें ऐसा ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको कि लेटर से मैंने फार्मर को पेमेंट किया ना कैश में 10,000 के ऊपर एक दिन में, तो डिसअलाउंस नहीं है। सपोज मैंने उसके एजेंट को पेमेंट किया, आप समझो आप फार्मर, आपने किसी और को ये प्रोडक्ट बेचा एंड वो मुझे प्रोडक्ट बेच रहा है, आप समझने का ट्राई करो बरोबर। आप फार्मर हो, आपने किसी और को ये प्रोडक्ट बेचा एंड वो जो एक्स पर्सन है वो मुझे प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको मैं कैश दूंगा तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगा। बिकॉज आप चेक करो, इट इज टू अ कल्टीवेटर, उसका जो मेन कल्टीवेटर होगा उसको पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउंस नहीं है, उसका ग्रोअर, उसका प्रोड्यूसर
को आप पेमेंट करोगे तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे आप फिशरमैन हो, आपने फिश किसको दी, लेटर से वो कोई एक्स पर्सन को दी, वो एक्स पर्सन मुझे वो फिश बेच रहा है, उनको मैं कैश पे करूंगा तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आईसीआई ने पूछा हुआ क्वेश्चन, आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड। वापस एक बार, आप फार्मर, आप फिशरमैन, आपने अपना प्रोडक्ट है वो एक्स पर्सन को बेचा, वो एक्स पर्सन मुझे बेच रहा है, मैं उनको पेमेंट करूंगा, इट वुड बी डिसअलाउड। व्हाई? 10,000 के ऊपर होगा तो फ्रेंड्स, व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग दैट पेमेंट टू कल्टिवेटर, टू प्रोड्यूसर, टू ग्रोवर। पता चला? इट इज टू मिडलमैन टू हुम आई एम मेकिंग दिस एक्चुअल पेमेंट। तो इट इज, इफ इट इज टू अल्टीमेट ओरिजिनल ग्रोवर, प्रोड्यूसर, कल्टिवेटर, तब जाके डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। और ध्यान में रहेगा ना फ्रेंड्स आपको। चलो वापस एक बार फर्स्ट ध्यान से बोलते रहो। चलो 1 2 3 गो। बैंक को पेमेंट किया, एलआईसी को पेमेंट किया, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट को पेमेंट किया, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट किया, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। बुक एडजस्टमेंट के थ्रू पेमेंट किया, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। एग्रीकल्चर के लिए अपने ओरिजिनल ग्रोवर, प्रोड्यूसर, कल्टीवेटर को पेमेंट किया, डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो। व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड विदाउट एड ऑफ पावर इन कॉटेज इंडस्ट्री टू प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट्स। वापस एक बार ध्यान से फ्रेंड्स देखो, आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो विच इज विदाउट एड ऑफ पावर, ओके, तो वहां पे पावर ही नहीं है, तो बैंक होने के चांसेस कितने हैं? गेटिंग माय पॉइंट? उस रीजन में पावर ही नहीं है, विदाउट एड ऑफ पावर यू आर मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट्स, तो फ्रेंड्स उसके प्रोड्यूसर को मैं जो भी पेमेंट करूंगा उसका डिसअलाउंस 10,000 के ऊपर भले कैश पेमेंट हो, भले 3 मोड के अलावा कोई भी मोड से मैंने पेमेंट किया, उसका डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। अब समझ रहे हो ना फ्रेंड्स बरोबर? मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया गया है? प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट्स। तो उसका जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर होगा उसमें कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप प्रोड्यूसर थे ऑफ लेट अस से एनी प्रोडक्ट इन कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट एड ऑफ पावर, आपने कोई 5% को वो प्रोडक्ट बेची, उससे मैं परचेस कर रहा हूं, ध्यान से, मैं उससे प्रोडक्ट को परचेस कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स उसको मैं जो भी पेमेंट करूंगा, ध्यान से, उनको मैं जो भी पेमेंट करूंगा उनके लिए डेफिनेटली 110% 43 के प्रोविजन मुझे एप्लीकेबल होंगे। 10,000 के ऊपर एक दिन में 1% को जो मैंने पेमेंट किया है कैश में, तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला है। डन? मैं आपको ओरिजिनल प्रोड्यूसर को मैं उसका पेमेंट करूंगा तो ही डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो जी पॉइंट, वेयर पेमेंट इज मेड इन अ विलेज और टाउन which on the date of such payment is not served by any bank to any person who ordinarily resides or carries on in business or profession or vocation in any such village or town। अभी फ्रेंड्स इतना समझो, आप कोई गांव से बिलोंग करते हो जिसमें कोई बैंक ही नहीं है, जिसमें कोई बैंक ही नहीं है, आपने मुझे कुछ एग्जांपल के तौर पे सेल किया, तो मुझे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप छोटे से विलेज में रहते हो जहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ओके, तो फ्रेंड्स, और बैंक वहां पे शायद अवेलेबल नहीं है, एंड जो आपने मुझे सेल किया है उसके लिए मुझे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं आपको चेक दूंगा, अब डिपॉजिट कहां पे करवाओगे? आपके गांव में बैंक है ही नहीं, तो डिपॉजिट कहां पे करवाओगे? तो लॉ ने मस्त एक्सेप्शन प्रोवाइड किया कि जो आप पेमेंट कर रहे हो ऐसे पर्सन को जो ऑर्डिनरी वो गांव में रहता है, एंड जहां पे वो रहता है वहां पे उस दिन जो मैंने पेमेंट किया उस दिन उसके पास कोई बैंकिंग चैनल और बैंकिंग सिस्टम वहां पे अवेलेबल नहीं थे, तो कैश चलने वाला है, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा चेक। उसके वहां पे गांव में बैंक हो तो डिपॉजिट करने के लिए जाएगा वो चेक, वहां पे गांव में बैंक है ही नहीं तो डिपॉजिट कैसे और कहां पे होगा चेक? तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे कैश पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। बोलो डन, चकाचक। चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे, इफेक्टिवली चेक करो ना फ्रेंड्स, हमारे वहां पे 3 लिमिट्स है। जनरल लिमिट इज व्हाट? 10,000। 10,000 के ऊपर आपने कैश पेमेंट किया, फुल्ली डिसअलाउड। जब जीटीए की बात आएगी, फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरियज, फ्रेंड्स लिमिट कितनी हो जाएगी? 35,000। एक बहुत एक्सेप्शनल लिमिट हमारे पास अवेलेबल है इस केस में, इज अगेन व्हाट? 50,000। एक बार चेक करो ध्यान से, वेयर एनी पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉई ऑफ अ सीएसी, मैं मेरे एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा हूं, और हेयर ऑफ सच एम्प्लॉय ऑन और इन कनेक्शन विद रिटायरमेंट, वो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं। रिट्रेंचमेंट निकाल दिया है, रेजिग्नेशन, उसने सामने से रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, डिस्चार्ज और डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय, अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो चुका है, और ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुइटी का पेमेंट उसको हो रहा है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का पेमेंट हो रहा है, और सिमिलर टर्मिनल बेनिफिट उसको मैं पे कर रहा हूं, and the aggregate of such sum payable to employee or his heir does not exceed what? 50,000। सिंपल वर्ड्स में, एम्प्लॉय मेरे वहां से जा रहा है, खुद से जा रहा है कि मैंने उसको निकाल दिया है, और उसको ग्रेजुइटी के जो भी रिटायरमेंट उसको पेमेंट कर रहा हूं, उसकी लिमिट कितनी? 50,000। जाते जाते बाय बाय बोलते बोलते मेरे एम्प्लॉय को जब मैं बाय बाय बोलूंगा तो 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है। इतना ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स। जनरल लिमिट 10,000,
इन केस ऑफ हायरिंग, प्लाइंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज होगा, मतलब जीटीए को जब भी पेमेंट करोगे, ट्रांसपोर्टर को जब भी पेमेंट करोगे 35,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। एंड फ्रेंड्स जब एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन, ये ग्रेजुएटी वगैरह वगैरह जो भी आपने पेमेंट किया उसके लिए फ्रेंड्स 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है। ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स आई पॉइंट। चलो चेक करो। वेयर पेमेंट इज मेड बाय असेसी बाय वे ऑफ सैलरी। तो मेरे में एम्प्लॉय को लेटर से सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं टू इज एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी। मतलब जो भी मैं सैलरी पे करूंगा उसमें से मैं टैक्स डिडक्शन करने के बाद ही रिमेनिंग अमाउंट पे करूंगा इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ 192 में टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है सैलरी की जब पेमेंट की बात आती है तब। एंड वेयर सच एम्प्लॉई, ये कंडीशन नंबर 1 है फ्रेंड्स, ये आई मिक्स ना हो जाए उसके लिए ए भी लिख देता हूं। ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है फ्रेंड्स। ओके, इज टेम्परली पोस्टेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 15 days और मोर इन अ प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन अ शिप। अभी देखो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने एम्प्लॉय जहां पे काम कर रहे होते हैं उसके अलावा कोई लोकेशन के ऊपर मुझे उसको भेजना पड़ता है। फ्रेंड्स ये न्यूज रिपोर्टर के केस में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकती है और ऐसे केस ज्यादा आ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में आज तक की हेडक्वार्टर्स है और दिल्ली में आज तक का कोई ऑफिस है। अभी एग्जांपल के तौर पे गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो उनके 15-20 दिन का पूरा प्रोग्राम लेके गुजरात में ही आ जाएंगे। उसके सिलेक्टेड एम्प्लॉइज होंगे जो मेन जो लेटर से जर्नलिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे 15 दिन के लिए और जो भी टाइम लिमिट होगा उसके लिए वो गुजरात में ही आ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो दे आर टेम्पररली पोस्टेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 15 days और मोर इन अ प्लेस अदर देन इज नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस और ऑन अ शिप। कभी कभी लेटर से वेसल इंडस्ट्री में क्या होता है और आपको पता होगा फ्रेंड्स, लेटर से क्रूज है, लेटर से टाइटैनिक है, उसके एम्प्लॉइज को शिप के ऊपर रहना पड़ेगा फॉर 15 days और मोर एंड डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट इन बैंक एट सच प्लेस और शिप। मतलब वो जो एम्प्लॉय जो आज तक वाले थे वो गुजरात में आए हुए हैं, यहाँ पे उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। जो एम्प्लॉय शिप के ऊपर गए, क्रूज के ऊपर गए, टाइटैनिक के ऊपर गए, अब उनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसको आप कैश पे करोगे, सैलरी माइनस टीडीएस तो चलेगा, बिकॉज उनके पास बैंक अकाउंट वहां पे है ही नहीं, तो पैसे विड्रॉ का आप कैसे करेंगे? उनको वहां पे नॉर्मल रूटीन खर्चा करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, सैलरी तो चाहिए होगी, तो उसको आप जो भी पेमेंट करोगे वो कैश में होगा, तो चलने वाला है। बोलो क्लियर, डन। तो इफ एम्प्लॉइज आर पोस्टेड temporarily for continuous 15 days or more at their मतलब other than their routine place of business or on a ship, and उनको आप जो भी पेमेंट करोगे सैलरी माइनस टीडीएस का वो चलेगा फ्रेंड्स। उन दिस सिनेरियो डिसअलाउंस आने वाला नहीं है। डन। नेक्स्ट आप चेक करो जे पॉइंट, वेयर गजब 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 पॉइंट फ्रेंड्स, ध्यान से। मैं कहना चाहता हूं कि इस पॉइंट ने टू ग्रेट एक्सटेंट ये जो 40th तरीका है ना उसका इंपॉर्टेंस कम कर दिया है। हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे? देखो, बहुत बड़ा लूपहोल लॉ ने क्रिएट कर दिया, बट ये देना ही पड़े ऐसा लूपहोल था फ्रेंड्स। देखो, वेयर पेमेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ डे ऑन विच बैंक्स वर क्लोज्ड आइदर ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बाद में बताता हूं, पहले समझो। मैंने बैंक हॉलीडे को पेमेंट किया, मतलब 15 अगस्त को पेमेंट किया, 26 जनवरी को पेमेंट किया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दिन को पेमेंट किया। ऐसे बहुत सारी बैंक हॉलीडेज तो आती रहती है फ्रेंड्स पूरे साल भर में। संडे को पेमेंट किया, बैंक हॉलीडे थी। तो फ्रेंड्स जो मैं बैंक हॉलीडे को पेमेंट कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स मैं बैंक अकाउंट लेटर से अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ ईसीएस के थ्रू नहीं करूंगा तो भी चलेगा। यस, कितना बड़ा लूपहोल। मैं कौन से दिन पेमेंट करूंगा? जब बैंक हॉलीडे उस दिन में पेमेंट कर दूंगा, और जो दिन बैंक में स्ट्राइक होगी उस दिन में पेमेंट कर दूंगा, तो मगज की शांति, मुझे डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात हो गई ये। वापस एक बार, जो दिन बैंक हॉलीडे है, जो दिन बैंक स्ट्राइक मतलब बैंक एम्प्लॉय स्ट्राइक के ऊपर गए, 100 बैंक बंद है, उस दिन में पेमेंट करूंगा कैश में। बोले ना 1 अरब लाख करोड़ रुपए का कैश का पेमेंट कर दो, डिसअलाउंस आने वाला नहीं है। डन, चकाचक। अभी देखो, एक चीज हमको यहाँ पे समझनी है, सीए फाइनल लेवल की है, बट आप समझ पाएंगे, मुझे विश्वास है फ्रेंड्स, आप बहुत होशियार हो। अभी देखो, वर्ड जो इस्तेमाल किया है ना, पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब पेमेंट एक्चुअल कब कर रहे हो वो नहीं देखना है। वेदर पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन संडे, वेदर पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन 26 जनवरी ऑन which was public holiday, whether payment was required to be made on 15th August on which it was public holiday, एंड आपने पेमेंट किया तो चलेगा। पता चला? तो ध्यान क्या रखना है, आपके पेमेंट्स ऑलवेज बैंक हॉलीडे के दिन ही ड्यू करवाओ।
आपके जो जो भी पेमेंट्स होंगे वो बैंक हॉलीडे के दिन ही ड्यू होने चाहिए, एंड उसका आप कैश पेमेंट करोगे तो चलेगा। पता चला? डन। बट ये लूपहोल का बहुत एडवांटेज ले लेंगे ना फ्रेंड्स, तो वापस एक बार इनकम टैक्स की नजर आपके ऊपर थोड़ी ज्यादा होगी, तो वापस एक बार आप प्लस में आने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो एक लिमिट तक आप उसका बेनिफिट क्लेम करो, बट अनलिमिटेड इसके बेनिफिट क्लेम करते चलो तो फ्रेंड्स वो एक थोड़ा आपको भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। डन। चलो चेक करो फटाफट 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 फटाफट। नंबर 1, बैंक को आपने पेमेंट किया है, एलआईसी को आपने पेमेंट किया है, तो हमारे जो 3 मोड्स है, अकाउंट पेचेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस नहीं होगा तो चलेगा। गवर्नमेंट को आपने पेमेंट किया है, लेटर से आपको 3 मोड जो हमारे वहां पे प्रिस्क्राइब्ड है, कैश पेमेंट चलेगा। बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने पेमेंट किया है फ्रेंड्स, आपका जो भी कैश सिस्टम होगा वो चलेगा। बुक एडजस्टमेंट से पेमेंट हो चुका है तो लेटर से चलेगा। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, एनिमल हस्बेंडरी के लिए आपने जो भी पेमेंट ओरिजिनल कल्टीवेटर, ओरिजिनल ग्रोवर, ओरिजिनल प्रोड्यूसर को किया है तो चलेगा। आपके ओरिजिनल प्रोड्यूसर ग्रोवर के लेटर से कल्टीवेटर ने किसी एक्स पर्सन को बेचा था, वो मुझे बेच रहा है, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगा। जो कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर गया तो उसके ओरिजिनल प्रोड्यूस कल्टीवेटर को आपने पेमेंट किया तो ही डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा लेटर से कॉटेज इंडस्ट्री में विदाउट डेट ऑफ पावर जो भी इंडस्ट्री चल रही है उसके प्रोडक्ट्स में परचेस करूं, उसके ओरिजिनल प्रोड्यूसर को मैं पेमेंट करूंगा, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। मैं ऐसे विलेज में पेमेंट कर रहा हूं, ऐसे पर्सन को जो ऑर्डिनरी वहां पे रहता है, एंड वहां पे जो दिन मैंने पेमेंट किया उस दिन वहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो लेटर से डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा हूं, जिसको मैं बाय बाय कर रहा हूं, बाय एम्प्लॉय तो 50,000 तक का उसको मैं रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन का, ग्रेजुइटी के कोई भी उसको मैं बेनिफिट दे रहा हूं तो वो चलेगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, मेरे एम्प्लॉय को मैंने टेम्पररी बेसिस के ऊपर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 15 डेज के मोर मैंने उसको कोई जगह पे लेटर से उसका एम्प्लॉयमेंट वहां पे मैंने शिफ्ट किया हुआ है और शिफ्ट के ऊपर उसका एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं उसको जो भी पेमेंट करूंगा सैलरी माइनस टीडीएस कैश पेमेंट में होगा तो चलेगा। एंड जो दिन बैंक हॉलीडे है उस दिन मुझे पेमेंट करना पड़ा तो वो कैश होगा तो चलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स 2 बाकी रहते हैं, एकदम सिंपल ही है फ्रेंड्स। वेयर पेमेंट इज मेड, ध्यान से फ्रेंड्स, where payment is made by any person to his agent who is required to make payment in cash for goods or services on behalf of such person। मतलब देखो मुझे कोई गुड्स परचेज करने हैं, ओके, तो फ्रेंड्स मैं मेरे एजेंट को कैश पे करूंगा एंड वो एजेंट आगे से परचेस करेगा। मतलब मैंने जो एजेंट को कैश पे किया ना, मैंने जो एजेंट को कैश पे किया उसके ऊपर डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने मेरे एजेंट को जो भी कैश पे किया उसके लिए डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, आगे एजेंट परचेस करेगा मेरे बिहाफ पे, वो तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस ही होना चाहिए। मैंने एजेंट को जो पेमेंट किया उसके लिए डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। डन। एंड फ्रेंड्स लास्ट होगा जब फॉरेन करेंसी की बात आएगी। देखो फ्रेंड्स मैं फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए गया, प्लीज समझने का ट्राई करो, मैं बहुत मुझे ये दिल से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये पॉइंट। देखो मैं फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए गया तो फ्रेंड्स मुझे कैश ही देना पड़ेगा ना। अब समझो, मुझे बिजनेस ट्रैवल के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है तो मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर मैं फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए गया। तो जब मैं फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए गया वो मुझे क्या बोलेगा, कंपल्सरी मुझे कैश ही देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्वियसली मैं जो पेमेंट करूंगा वो कैश में ही होगा तो चलेगा। चेक करो, वेयर पेमेंट इज मेड बाय ऑथोराइज्ड डीलर or money changer against purchase of foreign currency or traveler's check in normal course of business, तो उस केस में देखो इसको इस एंगल से समझना है कि फ्रेंड्स जो भी फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, ओके, लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पे थॉमस कुक है, वो फॉरेन करेंसी परचेस कैसे करेगा आपसे? आप सपोज उनको सेल करने के लिए गए तो वो फॉरेन करेंसी परचेस कैसे करेंगे? वो जो फॉरेन करेंसी परचेस करेंगे वो कैश के थ्रू ही परचेस करेंगे तो वो ऑब्वियसली कैश ही मोड होने वाला है। तो इस सिनेरियो में आपका जो भी डिसअलाउंस है 43 में वो अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। इतना ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स ऑलवेज। ओके, 48 48 एग्जाम में चमकेगा, ब्राइटेस्ट चांसेस है फ्रेंड्स, ऑलवेज इतना ध्यान में रखने का। चलो एक फास्टेस्ट रिकैपिचुलेशन हो जाए, बाद में आगे की सेक्शंस फ्यू जो बाकी है वो उसको हम डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे हमारे 40A सेक्शन को। फ्रेंड्स देखो 48 48 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसअलाउंसेस है। सेक्शन 40A के 48 आपने जो भी रिलेटिव को पेमेंट किया है वो एक्सेसिव नेचर में है, अनरीजनेबल है, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जा रहा है, तो जो भी आपका एक्सेसिव अनरीजनेबल होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, उतना डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। ओके, अभी एग्जांपल के तौर पे 1920 में आपने ड्यू बेसिस के ऊपर उसका डिडक्शन क्लेम कर दिया था एंड 2021 में उसका एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका जो पहले अलाउंस था वो यहाँ पे इनकम
ट्रीट कर दी जाएगी, इतना हमको ध्यान में रखना है। 48(3) 10,000 रुपीज से एक्सेस का पेमेंट एक पर्सन को एक दिन में, अग्रीगेट पेमेंट 10,000 का एक पर्सन को एक दिन में आपको खाली 3 मोड के थ्रू ही करना है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ ECS, ये 3 मोड के अलावा कोई भी पेमेंट नहीं चलेगा। ओके, उसके बहुत सारे एक्सेप्शन है जो हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे एक्सेप्शन है जो हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। फर्स्ट आप चेक कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, एंड बाद में आप चेक करो, बहुत सारे उसके एक्सेप्शन अभी डिस्कस करना शुरू करेंगे। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स, बैंक को मैंने पेमेंट किया, LIC को मैंने पेमेंट किया, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट को पेमेंट किया, बैंकिंग चैनल के थ्रू मैंने पेमेंट किया, बुक एडजस्टमेंट किया, एग्रीकल्चर और लेटेस्ट है एनिमल हस्बेंडरी के फिश के बारे में मैंने उसके ओरिजिनल कल्टीवेटर प्रोड्यूसर ग्रोअर को पेमेंट किया, कॉटेज इंडस्ट्री में ओरिजिनल प्रोड्यूसर को मैंने पेमेंट किया। नेक्स्ट लेटेस्ट है ऐसे विलेज में मैंने पेमेंट किया विच इज नॉट सर्व्ड बाय बैंक। नेक्स्ट रिट्रेसमेंट कंपनसेशन, मेरे जो एम्प्लॉय को बाय बाय कर रहा था उसको मैंने 50,000 तक का पेमेंट किया, डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। जो मेरे एम्प्लॉय को टेम्पररी बेसिस के ऊपर कोई जगह पे पोस्ट किया था और शिप में उसके ऊपर शिप के ऊपर उसका एम्प्लॉयमेंट मैंने रखा हुआ था, तो फ्रेंड्स 15 डेज और कंटिन्यूस पीरियड के लिए वो वहां पे एम्प्लॉयड था, तो फ्रेंड्स सैलरी माइनस TDS का डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। बाद में लेटेस्ट है जो दिन बैंक हॉलीडे था उस दिन मुझे पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, उस दिन पैसा ड्यू हो रहा था, तो उसके लिए डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। मैं एजेंट को पेमेंट करूंगा तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, एंड जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स होंगे वो परचेस करेंगे तो उसके लिए जो कैश पे करेंगे उसके लिए डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। बोलो क्लियर? वापस एक बार 2 सेक्शंस एकदम ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ लेना, एंड बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना। बहुत इंपॉर्टेंट थे 48(2) 48(3। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट डिसअलाउंस 48(7). वेरी वेरी सिंपल, इट इज फ्रेंड्स डिसअलाउंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी। फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग मैं एम्प्लॉयर, मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मुझे जब भी वो रिटायर होंगे 10, 12, 15, 20 साल के बाद, तो उनको मुझे देना पड़ेगा ग्रेजुइटी। ओके, तो फ्रेंड्स वो ग्रेजुइटी का जो मैं आज प्रोविजन करूंगा तो उसका डिसअलाउंस है। हाँ, मुझे पेमेंट करना है, मैं उनका पेमेंट कर रहा हूं तो उसका डिडक्शन मुझे डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, पता चला। बट उसको फ्यूचर में मुझे पे करना है, सो मैं आज उसका प्रोविजन करके उसका यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्लेम करूं तो उन्होंने बोला ना, डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। ओके, चेक करो 48(7)(a) provides that no deduction would be allowable to any taxpayer carrying on any business or profession in respect of any provision whether called as provision or by any other name। को अलग नाम ले आएंगे तो अलाउंस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। Made by him towards the payment of gratuity to his employer on their retirement, to his employees आना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे, to his employees on their retirement or the termination of employment for any reason। मतलब फ्यूचर में उनका रिटायरमेंट होगा, फ्यूचर में उनका टर्मिनेशन होगा, उसका मैं आज प्रोविजन करूंगा, उसका रिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। हाँ, बट इस साल में रिटायर हो रहे हैं, मैं इस साल में उसका प्रोविजन करूंगा तो उसका रिडक्शन मुझे अवेलेबल हो जाएगा। फ्यूचर की लायबिलिटी को मैं आज बुक करूंगा तो रिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा, बट इस साल की लायबिलिटी में इस साल ही बुक करूंगा तो डेफिनेटली बेसिस के ऊपर उसका रिडक्शन मुझे अवेलेबल होने वाला है। चेक करो फ्रेंड्स, however no disallowance would be made as per 48(7) in case where any provision is made by employer for the purpose of payment of sum by way of contribution to approved gratuity fund during the previous year। करंट ईयर में आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, उसका प्रोविजन किया तो डिडक्शन डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होगा। और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी ग्रेजुइटी दैट इज बिकम पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल में मेरा ग्रेजुइटी पेएबल आया है, उसका मैंने प्रोविजन किया, डेफिनेटली उसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉइज रिटायरमेंट, डेथ और टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में इतना समझो कि मैं कोई फ्यूचर की लायबिलिटी को आज बुक करूंगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, करंट ईयर की लायबिलिटी में करंट ईयर में बुक करूंगा, डेफिनेटली उसका डिडक्शन मुझे अवेलेबल होने वाला है। क्लियर? डन फ्रेंड्स। 40A में डिस्कस किया सेक्शन हमने, सब सेक्शंस 48(2) पेमेंट टू एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव डिसअलाउंस, 48(3) कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 डिसअलाउंस, एंड 47 प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी। फ्यूचर की लायबिलिटी को मैं आज बुक करूंगा, उसका रिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। डन। एंड उसमें से लास्ट सेक्शन है हमारे 40A में विच इज 40A9, तो उसको हम CA फाइनल में डिस्कस करेंगे, हमारे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। डन फ्रेंड्स, तो ये हमारे 40A की 4 अलग अलग सेक्शंस थी, 3 अलग अलग सेक्शंस जिसको हमने डिस्कस किया, 48(2), 48(3) एंड 48(7). फ्रेंड्स बोलो क्लियर? चकाचक। ओके, तो ये हमारे डिसअलाउंस का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ। हमने 2 डिसअलाउंसेस मेजरली डिस्कस किए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाज 40 एंड नेक्स्ट वाज 40A। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support.
Thank you for watching.